लेक्चर नंबर 78 सीएमए का। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो प्रोसेस कॉस्टिंग है। प्रोसेस कॉस्टिंग अभी तक हमने उसकी कैटेगरी 1 कर ली हुई है। कैटेगरी 1 प्रोसेस कॉस्टिंग की कर ली है और कैटेगरी 1 के लिए एग्जाम्पल्स दी हुई थी 1.1 2 थी। तो कैटेगरी 1 की एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल 1.1 इसका जवाब गलत होता है मोस्टली बच्चों का। तो एग्जाम्पल 1.1 वैसे तो हमने कैटेगरी 2 भी कर ली हुई है। कैटेगरी 2 होती है प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस एंड क्लोजिंग WIP। आज हमने कैटेगरी 3 करनी है, लेकिन उससे पहले एग्जाम्पल 1.1 टैली कर लें। में प्रोसेस 1 अकाउंट मटीरियल $40,200, लेबर और ओवरहेड्स। नॉर्मल लॉस है इसमें कोई? 10% कितना है जी? 100 यूनिट्स, 200 रुपए। एक्चुअल आउटपुट 900 यूनिट्स। तो और कुछ है इसमें? ये था मेरा ख्याल है। तो ये टोटल करें 90। ये कितना आता है? 90,000। ये आपका प्रोसेस 1 था। प्रोसेस 1 ये था। अब आते हैं प्रोसेस 2 की तरफ। इसके प्रोसेस, अच्छा इसमें कॉस्ट पर यूनिट मेरा ख्याल आती है 10 रुपए, शायद 100 रुपीज, सॉरी। अच्छा जी, प्रोसेस 2 यूनिट्स और रुपीस। अच्छा जी, इनपुट ऑफ करंट मंथ, मटेरियल रिसीव्ड। अच्छा जी, मटेरियल रिसीव कितना आएगा? 900 यूनिट्स इनटू 10, 90,000। मटेरियल एडिड या कॉस्ट एडिड, उसमें मटेरियल एडिड था 40,000 रुपए। लेबर और एफओच कन्वर्जन भी लिख सकते थे, चलो। लेबर थी 60,000 रुपए, 60,000 रुपए, और एफओच थे 2790। तो ये टोटल करते हैं तो 900 यूनिट्स आते हैं, 217890। उसके बाद नॉर्मल लॉस आता है कितने यूनिट्स का? मेरा ख्याल है इस सवाल में उसने कहा था 5% ऑफ इनपुट, 45 यूनिट्स का और आगे डैश। उसके बाद एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट आपको दी हुई है 855 यूनिट्स की। मेरा ख्याल है 900 यूनिट्स टैली हो गए। नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स की डिस्पोजल कॉस्ट दी हुई है, ना कि स्क्रैप। डिस्पोजल कॉस्ट दिया हुआ है, स्क्रैप तो दिया ही नहीं। तो नॉर्मल लॉस को स्क्रैप पे लिखते हैं, स्क्रैप नहीं है। डिस्पोजल कॉस्ट है तो वो इधर लिख लो या नीचे लिखो, यूनिट नहीं आने। डिस्पोजल कॉस्ट से कॉस्ट बढ़ जाना, नुकसान। कितना है जी? 3 रुपए पर यूनिट इंटू 45, 5 3 15, हाँ जी 135। ये ले, यूनिट नहीं आने, कॉस्ट आनी है। लो जी, आप 900 यूनिट, ये कॉस्ट है 9.14, नहीं सॉरी 9,3,12, 22,025। चेक करना जरा, ये क्या टोटल? 21,700। डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस, ये मैंने गलत भी लिखा उसे, 21825। अच्छा, तो ये इधर अब मसला ये है कि ये नीचे कुछ डबल इसके साथ टैली करना पड़ रहा है। 900 यूनिट 218025। तो ये नॉर्मल लॉस की स्क्रैप आती है। व्हेन स्क्रैप इज नॉट गिवन, डिस्पोजल एक्सपेंस इज गिवन। तो वो यहाँ पर इधर लिख लो, ऊपर लिख लो इसके साथ। फिर आपने टोटल नहीं करना, मैंने तो टोटल कर लिया हुआ था तो कटिंग नहीं करा, नहीं तो वैसे ये टोटल से ऊपर लिखते होते हैं।
मैंने जैसे एबनॉर्मल गेन को शो करता था, ये एबनॉर्मल गेन नहीं है, डिस्पोजल एक्सपेंस है नॉर्मल लॉस वाले यूनिट का, डिस्पोजल कॉस्ट। अब आपकी कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस प्लस डिस्पोजल एक्सपेंस या कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस। स्क्रैप माइनस होती है, डिस्पोजल कॉस्ट ऐड होती है। कैटेगरी 1 का था तो ये टोटल कॉस्ट आपकी थी 217890, स्क्रैप नहीं था, डिस्पोजल कॉस्ट थी 135 रुपए। हाँ जी लिखा हुआ है क्लियरली, मेरा ख्याल है डिस्पोजल कॉस्ट लिखा है कि नहीं। तो कौन स्क्रैप क्यों गिनी जा रहे हो, स्क्रैप स्क्रैप स्क्रैप। अच्छा जी, अब ये पर यूनिट जो भी आता है पता नहीं क्या आता है, हैं एग्जैक्ट एलो 255 के हिसाब से आपने वैल्यू करना है, तो वही 21820 शायद लें जी, 25 है, चलो सॉरी 21825 ये लें जी। वैल्यू गलत है, 135 नहीं आती। अच्छा 218025 सही कर लेना यार, इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है, 025 ठीक है, टोटल कर लेना 218025। तो ये डिस्पोजल कॉस्ट आई कैब ये तीन चीजें देता है, या तो नॉर्मल लॉस वाले यूनिट का सिर्फ स्क्रैप होगा, या नॉर्मल लॉस वाले यूनिट की सिर्फ डिस्पोजल कॉस्ट होगी, या स्क्रैप और डिस्पोजल कॉस्ट दोनों भी हो सकती हैं। दोनों हो तो कई बच्चे यही नेट कर देते हैं, मतलब स्क्रैप लिखते हुए उसी में से माइनस करके ना डिस्पोजल एक्सपेंस, बाकी स्क्रैप लिख देते हैं। तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं, ये लिख लें। नॉर्मल लॉस वाले यूनिट की ओनली स्क्रैप, ओनली डिस्पोजल कॉस्ट, स्क्रैप एंड डिस्पोजल कॉस्ट बोथ आर गिवन। क्या ट्रीटमेंट होगा वो आपको मैंने बता दिया। वैसे मैंने जो कराया हुआ उन सब में क्या था, नॉर्मल लॉस वाले यूनिट का स्क्रैप था। तो तीन सिचुएशन होती हैं इसमें, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स नहीं चेंज होने, रुपए कहां जाने हैं। तो नॉर्मल लॉस वाले जो यूनिट्स हैं, ये कॉम्प्लेक्सिटी लिख लो जाके, आप कॉम्प्लेक्सिटीज लिख रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग की, उसमें लिख लो नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स का सिर्फ स्क्रैप गिवन हो, नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स का सिर्फ डिस्पोजल कॉस्ट गिवन हो, नॉर्मल लॉस वाले यूनिट का स्क्रैप एंड डिस्पोजल कॉस्ट बोथ आर गिवन। तो अब आपने इसमें लिखना क्या है, एक तो ये तीनों में लिखना है कि जो रुपीज, यूनिट्स की बात नहीं हो रही, रुपयों की प्लेसमेंट कहां पे होगी, डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे। दूसरी बात लिखनी है कॉस्ट पर यूनिट पे क्या इंपैक्ट आएगा, ये दो बातें खुद लिखनी है, मैंने नहीं लिखवानी। अगर स्क्रैप दिया हुआ नॉर्मल लॉस वाले यूनिट का, तो वो प्रोसेस में किस साइड पे लिखा जाएगा और इसका कॉस्ट पर यूनिट में क्या इंपैक्ट आएगा। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल केस होता था, ये आज का केस है। नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स का अगर डिस्पोजल कॉस्ट आ जाए तो वो क्रेडिट साइड पे नहीं आना, उसने प्रोसेस की डेबिट साइड पे आना और कॉस्ट पर यूनिट में ऐड होगा, कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए डिस्पोजल एक्सपेंस है ना। तीसरे में अगर स्क्रैप और डिस्पोजल कॉस्ट आ जाए तो फिर क्या करेंगे, आपकी चॉइस है, स्क्रैप को अलहदा लिख लो, डिस्पोजल कॉस्ट को इधर लिख लो, या इनको आपस में क्या करके लिख लो, नेट करके। पता नहीं मैं अपनी बात बता पा रहा हूँ कि नहीं, मैंने वैसे समझाया नहीं, मैंने सिर्फ बताया है। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं, स्क्रैप वैल्यू दी हो, डिस्पोजल कॉस्ट दी हो, या स्क्रैप एंड डिस्पोजल कॉस्ट दी हो। बेहतर होता है वैसे इधर आप नेट करके लिख लें, इधर बेहतर होता है नेट, एनआरवी जिसको कहते हैं, स्क्रैप माइनस डिस्पोजल एक्सपेंस करके जो एनआरवी आएगी वो एनआरवी रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, चलो ये अभी वैसे आएगा आगे सवालों में। आज हमने पढ़नी है कैटेगरी 3, टाइम कम है। अच्छा जी, आ जाए जरा कैटेगरी 3 पर आ जाए, प्रोसेस कॉस्टिंग की कैटेगरी 3 पर आ जाए, प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। नहीं, डेटे से पहचानेगा, डेटे से पहचान होगी, लॉसेस भी हो
क्लोजिंग WIP भी हो और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स भी आ जाएं, तो ये कैटेगरी 3 का क्वेश्चन बन जाएगा। अगर लॉसेस खाली आ जाएं तो कैटेगरी 1, लॉसेस के साथ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाए तो कैटेगरी 2। ओपनिंग का पता कहां से चलेगा? वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स दिए होंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस क्या होता है, बल्कि पहले क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस क्या होता है हमने कहा था। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस क्या होता है, तो हमने कहा था इनकम्प्लीट यूनिट्स, इनकम्प्लीट यूनिट्स इन एनी प्रोसेस, incomplete units in any process at the end of month या पीरियड जो भी होगा। किसी भी प्रोसेस में जब महीना एंड हो गया है लेकिन आपकी कुछ चीजें नामुकम्मल रह गई हैं, और नामुकम्मल चीजें अगले प्रोसेस को नहीं दी जाती, उसी प्रोसेस में रहती हैं। मिसाल के तौर पर मैं प्रोसेस 1 लेके चल रहा हूं। कौन सा प्रोसेस लेके चल रहा हूं? तो प्रोसेस 1 में जनवरी का महीना एंड हुआ है, कुछ चीजें प्रोसेस 1 में नामुकम्मल रह गई हैं। प्रोसेस 1 में जनवरी में जितने यूनिट स्टार्ट किए उनमें से कुछ यूनिट्स नामुकम्मल रह गए। मिसाल देता हूं, हमने 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की। 10,000 यूनिट्स की इनपुट है, इसमें से नॉर्मल लॉस हो गए 1,000, एक्चुअल आउटपुट है इसमें से 6,000 यूनिट्स, एबनॉर्मल लॉस भी 1,000 यूनिट्स, और 2,000 का जो नामुकम्मल यूनिट है वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, जो नामुकम्मल रह गए। ये किस प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं? प्रोसेस 1 की। कौन से महीने की बात कर रहा हूं मैं? जनवरी के मंथ में। याद रखिएगा, ये जो जनवरी का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, जब फरवरी का मंथ आएगा, प्रोसेस ना चेंज करें, महीना चेंज करें, जब फरवरी का मंथ आएगा तो यही क्लोजिंग अगले महीने के स्टार्ट पे प्रोसेस 1 का, 2 का नहीं, प्रोसेस 1 का ही ओपनिंग होगा। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस क्या होता है? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस क्या होता है? incomplete units in any process, जो कि हमारी एग्जांपल में कौन सा प्रोसेस चलेगा? 1 मिसाल ले रहे हैं, एट द ब्रॉड फॉरवर्ड या इनकम्प्लीट यूनिट्स इन एनी प्रोसेस एट द स्टार्ट ऑफ मंथ, ठीक है। इनकम्प्लीट यूनिट्स इन एनी प्रोसेस एट द स्टार्ट ऑफ मंथ, ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम या ब्रॉड डाउन फ्रॉम प्रीवियस मंथ। पिछले महीने से जो यूनिट नामुकम्मल रह गए थे बेटा, वो यूनिट अगले महीने के स्टार्ट पे क्या कहलाएंगे? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। अगर मैं आपके सामने सिर्फ यूनिट्स का टी अकाउंट बनाऊं, प्रोसेस 1 का यूनिट्स का टी अकाउंट बनाऊं, सिर्फ प्रोसेस 1 का यूनिट्स में टी अकाउंट बनाऊं, यूनिट्स में, सिर्फ यूनिट्स में, रुपीस कोई नहीं, हाँ जी, और किस महीने का बना रहा हूं? जनवरी का अगर मैं बनाऊं तो जनवरी के महीने में आपकी इनपुट ऑफ करंट मंथ क्या थी? 10,000 यूनिट्स। ये जनवरी का बना रहे हैं हम। 10,000 यूनिट्स की इनपुट थी, नॉर्मल लॉस कितना था? 1,000 यूनिट्स, और एक्चुअल आउटपुट कितनी थी? 6,000 यूनिट्स। एबनॉर्मल लॉस कितना था? 1,000 यूनिट्स, और ये क्लोजिंग WIP यहां तो पूरे लिखने होते हैं, वो थे 2,000 यूनिट्स, और ये प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसी को आगे अगर मैं कंटिन्यू करूं,
जनवरी के बाद कौन सा महीना आएगा? फरवरी। तो प्रोसेस नहीं चेंज हो रहा, मंथ चेंज हो रहा है। प्रोसेस 1 के जनवरी के एंड पे जो क्लोजिंग है वो प्रोसेस 1 के फरवरी में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और आगे साथ ब्रॉड डाउन लिखते हैं। आपको पता है ओपनिंग बैलेंस के साथ बीडी, इसके साथ ना भी लिखा जाए तो कैरेट डाउन। तो ये 2000 यूनिट जो क्लोजिंग थे ये अगले महीने के स्टार्ट पे प्रोसेस 1 में ओपनिंग होंगे। बाज बच्चे ये समझते हैं कि प्रोसेस 1 का क्लोजिंग प्रोसेस 2 का ओपनिंग है। जुल्म अजीम है ये, सोच के ऊपर पाबंदी कोई नहीं है लेकिन गलत है सोच। प्रोसेस 1 का क्लोजिंग प्रोसेस 2 का ओपनिंग नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोसेस 2 में हमेशा चीज जब जाती है तो मुकम्मल होकर जाती है, ना मुकम्मल तो कभी जाती ही नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? प्रोसेस 1 का क्लोजिंग प्रोसेस 1 का ही ओपनिंग होगा ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ। फरवरी का क्लोजिंग मार्च का ओपनिंग होगा उसी प्रोसेस का। जैसे आम अकाउंटिंग में होता है, ये थोड़ी होता है कि एक इदारे का क्लोजिंग अगले इदारे का ओपनिंग बन जाएगा, या एक प्रोडक्ट का क्लोजिंग अगली प्रोडक्ट का ओपनिंग बन जाएगा। वो भाई जिस प्रोडक्ट का क्लोजिंग है वो बस टाइम का फर्क आना है, एक दिन का फर्क आना है। ये 31 जनवरी और ये 1 फरवरी है, एक दिन का फर्क बनना है। जो चीज 31 जनवरी को क्लोजिंग है वही डिपार्टमेंट में वही प्रोसेस में अगले दिन वो क्या होगी? ओपनिंग। इज इट क्लियर? इसका मतलब है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस खुद से पैदा नहीं होता। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हमेशा ब्रॉड डाउन होता है। हमेशा क्या होता है? लास्ट मंथ से ब्रॉड डाउन होकर आता है। ठीक है, अगर इसके साथ कोई परसेंटेजेस लिखी हुई हैं तो वो क्लोजिंग वाली ही हैं। मसलन पिछले महीने अगर क्लोजिंग 100% मटेरियल और 60% कन्वर्जन था तो एक दिन के फर्क पड़ने से 31 जनवरी से 1 फरवरी होने से ये परसेंटेज 100 पे नहीं चली जाएंगी, ये परसेंटेजेस यही रहेंगी। पढ़ते कैसे हैं इसको? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट पिछले महीने के क्लोजिंग से होके तौर पे आए हैं। पिछले महीने तक इन पे काम कितना हो चुका है? 100% मटेरियल और 60% कन्वर्जन। करंट मंथ में इनको अगर हम मुकम्मल करेंगे तो मटेरियल तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि वो तो पहले ही 100 है। कन्वर्जन कितनी और लगाएंगे टू कंप्लीट दीज यूनिट्स? एडिशनल 40% कन्वर्जन कॉस्ट लगेगी तो ये कंप्लीट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। बात समझ आ रही है? तो मैंने सबसे पहले तो ये बताया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग। तो आपने कहना सर जी प्रोसेस चेंज नहीं होना, एक महीने का क्लोजिंग अगले महीने का ओपनिंग, अगले महीने का क्लोजिंग उससे अगले महीने का, महीने चेंज होने हैं, प्रोसेस चेंज। ओपनिंग क्लोजिंग मंथ वाइज है, ओपनिंग क्लोजिंग मंथ वाइज है। प्रोसेस टू प्रोसेस नहीं कह देना कि प्रोसेस 1 का क्लोजिंग 2 का ओपनिंग, 2 का क्लोजिंग 3 का ओपनिंग। ये फिक्रा, ये सोच गलत है, ये कई बच्चों में पाई जाती है। पता नहीं आप मेरी बात पिक कर रहे हैं कि नहीं। तो बच्चे समझते हैं प्रोसेस 1 का क्लोजिंग 2 का ओपनिंग है। जो ये सोच रहा है उसका सारा टॉपिक फारिग हो जाना है। अब जब क्लोजिंग ओपनिंग दोनों आ जाएंगे तो एक फड्डा पड़ जाएगा। फड्डा क्या है कि ये तो पिछले महीने से आया ना, कुछ यूनिट नए भी शुरू होंगे प्रोडक्शन। फरवरी में खाली पुराने यूनिट पे काम नहीं करना, फरवरी में नई इनपुट ऑफ करंट मंथ भी आएगी, जैसे यहां आई थी। मस्टर में कह दूं 10,000 यूनिट और नीचे लिखे हैं मैंने, इनपुट ऑफ करंट मंथ। क्या लिखा है इसमें और इसमें? क्या फर्क है? 2000 यूनिट वो हैं जिन पे पिछले महीने काम शुरू किया था लेकिन नामुकम्मल रह गए थे। 10,000 यूनिट ऐसे हैं जिन पे इसी महीने में काम शुरू किया है। तो कितनी तरह के यूनिट्स हैं? 2 तरह के। पुराने यूनिट्स ब्रॉड डाउन होके नामुकम्मल आए हैं और नए यूनिट्स आपने शुरू किए हैं। अब फड्डा क्या पड़ेगा? इनके ऊपर कॉस्ट जो लग चुकी होगी वो पुराने रेट से लगी होगी, इन पे जो कॉस्ट लगनी है वो नए रेट, इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी में हो। तो जब रेट्स का फड्डा आता है तो आपको मसला ये पड़ता है कि क्या इन दोनों का रेट एवरेज करके लेके चलें या इन दोनों का रेट सेपरेट सेपरेट रखें। अगर आप इन दोनों का रेट सेपरेट सेपरेट लेके चलना चाहते हैं तो उसको FIFO मेथड कहते हैं। और अगर आप इन सब यूनिट्स को कहें दफा मारो 2000 और 10,000 मिला के यूनिट्स कितने हैं जी?
12,000 है, रेट्स इकट्ठे करो, 12,000 में से मुकम्मल करो, बस छोड़ो पुरान ओपनिंग वाले अलहदा सोचना और 10,000 नए अलहदा सोचना। जब आप ये अलहदा अलहदा नहीं सोचते, नए पुराने सब मिक्स करके कट्ठी कॉस्ट कट्ठा सब कुछ निकालते हैं, इस मेथड को बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। क्या बोलते हैं? क्या मैं अपनी बात समझा पाया हूं? फरवरी के महीने में मसला क्या पड़ेगा, कुछ ऐसे यूनिट्स होंगे जिन पे पुराने रेट से कॉस्ट लगी है और कुछ नए यूनिट जो आपने शुरू किए हैं उनका रेट कुछ और है। दोनों रेट्स को अलहदा लेके चलना है या मिक्स अप करना है? जहां मिक्सिंग होगी वो मेथड कौन सा है? वेटेड एवरेज। और जहां मिक्सिंग नहीं करनी, हाँ वैसे पूरी कॉस्ट में FIFO चलता है। पूरी कॉस्ट में क्या चलता है? इस चैप्टर में हमने देखना है यार डाटा क्या है और मुझे कौन सा मेथड आसान लगता है। अगर एग्जामिनर खुद बता दे तो एक अलग बात है, ना बताए तो आपको जो मेथड आसान लगे आप वो मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। देयर इज नो पाबंदी टू यूज FIFO मेथड, देयर इज नो पाबंदी टू यूज एवको मेथड। आपने देखना है आपको कौन सा आसान लगता है। मैं वैसे पहले एवको कराता हूं। एवको में ना आपका सवाल में कोई खास चेंज नहीं आना, जैसे आपने पिछली एग्जांपल को एक आधा सवाल देखा होगा, सेम छापा ही लगना है। यानी कैटेगरी 2 और 3 में को बहुत ज्यादा फर्क नहीं आना एवको में। हाँ FIFO में फटा पड़ना है। FIFO में क्या फटा है? उसमें पुराने रेट पुरानी कॉस्ट को अलहदा रखना है, नई कॉस्ट को क्या रखना है? अलहदा। FIFO को FIFO कॉस्ट की वजह से कहते हैं। जैसे कभी आपने पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं कि बिजनेस ने 10 रुपए के रेट पे परचेजिंग किया है, फिर एक बिजनेस ने 12 रुपए के रेट पे परचेजिंग किया है। अब दोनों परचेजेस का रेट डिफरेंट है, तो आपने 10 रुपए वाला अलहदा रिकॉर्ड करना है, 12 वाला अलहदा, तो ये FIFO है। और अगर आपने सबको इकट्ठा करके एक नया रेट निकाल दिया मर्ज करके, मर्जिंग करके, वो एवरेज है। अब पता नहीं आपने कार्ड शार्ड सुना हो कभी, स्टोर लेजर कार्ड का लफ्ज सुना हो कभी और बनाया हो, ठीक है। यहां वैसे स्टोर लेजर कार्ड नहीं बनना, लिखे जी आए जरा। एवको मेथड हमने करना है, FIFO नहीं। तो दो मेथड है, हमने पहले एवको करना है, एवरेज कॉस्टिंग मेथड से करना है, FIFO नहीं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं 2000 यूनिट्स ओपनिंग WIP में है। ओपनिंग WIP में कितने यूनिट्स हैं? 2000। और इनकी कोई ना कोई कॉस्ट भी होगी, ब्रॉड डाउन कुछ होगी, जो भी होगी। प्रोसीजर समझना है, रकमों की अहमियत नहीं है इतनी। ये ओपनिंग जो है 2000 यूनिट्स, ये पिछले महीने से आया, सबको पता है, मैं अभी बता आया हूं फरवरी के महीने के लिए अगर ये मैं कर रहा हूं। 2000 यूनिट्स पहले से प्रोडक्शन प्रोसेस में है, 2000 यूनिट्स इनके ऊपर कॉस्ट लग चुकी है, लेकिन ये मुकम्मल नहीं थे लास्ट मंथ। अच्छा, इस महीने आपने यूनिट शुरू किए, मिसाल के तौर पर हमने इस महीने यूनिट शुरू किए, 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की और इस पे हमने करंट मंथ में क्या लगाई? थोड़ी सी मटेरियल लेबर एफओज कॉस्ट लगाई। ब्रॉड डाउन कॉस्ट है और दूसरी कौन सी है? करंट कॉस्ट है। अब आप क्या करेंगे? इन दोनों को मर्ज करके आप निकालेंगे एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। क्या निकालेंगे? एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। ये जो ब्रॉड डाउन है और ये जो करंट कॉस्ट है, दोनों को इकट्ठा करके आप क्या निकालेंगे? अलग अलग नहीं रखेंगे, पुरानी कॉस्ट नई नहीं, सबको इकट्ठा करेंगे। ईपीयू के तरीके से ही आप निकालेंगे एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। क्या निकालेंगे? अब उसके बाद अगर मैं कहूं 10 और 2 मिला लो, टोटल कितने बनते हैं? ये 12,000 मिसाल ऐसे ही एज्यूम। उसके बाद मैं कहता हूं जी नॉर्मल लॉस अगर 1000 यूनिट्स का है, एक्चुअल आउटपुट 7000 यूनिट्स की है। अब नॉर्मल लॉस फॉर एग्जांपल ये भी 1000 यूनिट्स का है, कितना हो गया? 7 और 1 8 9। और क्लोजिंग WIP मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं 3000 यूनिट्स का है। ये प्रोसेस की क्रेडिट साइड पे जो यूनिट्स लिखने होते हैं, हमें पता है नॉर्मल लॉस को किस पे वैल्यू करते हैं? नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स को तो स्क्रैप पे वैल्यू करते हैं। ये वाली एवरेज कॉस्ट इसके हिस्से में नहीं जानी, लेकिन ये वाली जितनी भी चीजें हैं ना,
इनको जब आपने वैल्यू करना है तो वो किस कॉस्ट पे वैल्यू करना है? 7000 यूनिट को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। आपको मैं कोई न्यूमेरिकल नहीं करा रहा, मैं आपको एक फ्लो समझा रहा हूं। यानी एवको मेथड क्या करता है? वो कहता है यार ये जो ब्रॉड डाउन की कॉस्ट लग चुकी है पिछले महीने तक इस पे और जो नए यूनिट पे लगा रहे हैं इन सबको मर्ज करके एक एवरेज कॉस्ट निकालो और जिंदगी आसान बना लो। नॉर्मल लॉस के अलावा हर वो चीज जो प्रोसेस की क्रेडिट साइड पे आएगी उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? और एलिमेंट वाइज ही निकालेंगे, ईपीयू भी निकालेंगे जैसे पहले करते थे। यानी ये मटेरियल की एवरेज कॉस्ट अलग होगी, कन्वर्जन की या लेबर एफओएच की एवरेज कॉस्ट पर यूनिट अलग, लेकिन आपने ये वाली कॉस्ट और इसको अलग रखने की जरूरत नहीं है। इन सबको एवरेज करी जाओ और एवरेज रेट पे वैल्यू कर लो। अब बच्चे यही परेशान होते हैं ये एवरेज कैसे होनी है, एवरेज कॉस्ट कैसे होनी है? सिंपल सी बात है, ये जो ब्रॉड डाउन कॉस्ट है और ये करंट कॉस्ट है, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा? एड अप करूंगा तो ये मर्ज हो जाएगी। यूनिट्स को भी मर्ज करना है, कॉस्ट को भी मर्ज करना है। यूनिट्स मर्ज हो जाते हैं खुद ही ईपीयू में, वो आपको करने नहीं पड़ते। लेकिन ये जो कॉस्ट का ब्रॉड डाउन है और करंट कॉस्ट, इन दोनों को जमा मर्ज आपको खुद करना पड़ना है। ये मर्जिंग होनी है। एवरेज कॉस्ट के लिए क्या करनी पड़नी है? मर्जिंग। और एवरेज को एवरेज कहते हैं इसकी वजह से है कि आप दोनों कॉस्ट को कंबाइन करते हैं। फाइफो में मैं ऐसे नहीं करूंगा, उसकी डायग्राम की शक्ल डिफरेंट होगी। ये मैंने जो डायग्राम बनाई है टू गाइड यू, ये किस मेथड से बनाई है? एवको से। और अभी एवको का ही सवाल करना है। निकालें जी पास पेपर का क्वेश्चन, डायरेक्ट पास पेपर पे आएंगे जी। 9, 10, 11, 12 जी। मैं जरा लेटेस्ट वाला सवाल करवाना चाहता हूं, तो मैं एक 9 करवाऊंगा भी, आप लोगों ने अभी 12 करना होगा बैठ के। घर से आपने 10, 11 करना है, लेकिन अगर ये प्रोसेस 2 के हुए फिर छोड़ दीजिएगा। मैंने अभी वैसे प्रोसेस 1 का ये सब है, 2 में भी कोई चेंज नहीं है, सिर्फ वो ईपीयू में वो जो 3 कॉलम होते हैं बस वही चेंज होता है। लेकिन आपने पहले जब भी प्रैक्टिस करनी है किसी कैटेगरी की तो पहले प्रोसेस 1 वाले पक्के करने हैं, फिर प्रोसेस, ये ना हो एक सवाल प्रोसेस 1 का कर रहे हैं, एक 2 का कर रहे हैं, ना 1 वाला ग्रिप पे हो रहा है ना 2 वाला। ये तरतीब है। कैटेगरी वाइज क्वेश्चन पहले पहचानो, फिर ये देखो प्रोसेस 1 का है कि 2 का है। प्रोसेस 1 में ईपीयू में मैक्सिमम 3 कॉलम बन सकते हैं, मटेरियल लेबर एफओएच, या कम बनेंगे तो 2। प्रोसेस 2 में जो है वो ज्यादा जी। हाँ जी, क्वेश्चन 9 पढ़ो भाई बेटी, मैंने आपसे चीजें पूछनी भी हैं जी। ऊंची आवाज से, जरा ऊंची आवाज से। कुकिंग डिपार्टमेंट का प्रोसेस अकाउंट बनाना है, किस महीने का? अंडरलाइन कर लो, फॉर द मंथ ऑफ। इसमें अगर ओपनिंग नजर आ रहा होगा तो वो कहां से आया होगा? मई के मंथ से। आपने जून के महीने का प्रोसेस अकाउंट बनाना है जी। पढ़ो अब ऊपर, बस फुल स्टॉप है। अबाबील फूड्स एक इदारा है जो मैन्युफैक्चर करता है चिकन नगेट्स। आगे, ये बोनलेस चिकन को काट कूट के उसका कीमा शीमा बना के जो भी करते हैं प्रोसेस, उसको कुकिंग डिपार्टमेंट में सेमी कुक करते हैं। नगेट्स को पूरी तरह नहीं होते कुक, वो घर में वालदा ने बच्चों को कुक करके पूरे देने हैं, तो ये सेमी कुक करते हैं। उसके बाद आगे क्या होता है ये वो बता रहा है। कुकिंग डिपार्टमेंट में काम क्या होता है? पूरा नहीं कुक करते, सेमी कुक। आगे, जी उसके बाद वो जो ये सेमी कुक होते हैं इसको पैक ये नहीं करते। पैक कौन करता है? फ्रीज कौन करता है उनको? अगला डिपार्टमेंट। हमने वैसे अगले को नहीं सॉल्व करना, ऐसे ही एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, हमने किस डिपार्टमेंट को सॉल्व करना है? कुकिंग। आगे पढ़ो बेटे। जी वो कहता है इंस्पेक्शन तब होती है कुकिंग डिपार्टमेंट में जब आपका कुकिंग का प्रोसेस 80% कंप्लीट होता है। यानी इन्होंने 100% तो कुकिंग करनी नहीं, करने तो अधूरे सेमी कुक हैं, लेकिन वो सेमी कुकिंग में भी जब 80% सेमी कुक होते हैं ना वो, तब ये चेकिंग करते हैं। इंस्पेक्शन स्टेज आ गई, यहां पे नॉर्मल लॉस इंस्पेक्टेड क्वांटिटी से निकलना है। अब आगे पढ़ो। हाँ जी, 5% ऑफ इनपुट लिखा है, लेकिन मैं इनपुट नहीं करूंगा, 5% ऑफ इंस्पेक्टेड
अब ये 5% का ब्रेकअप दिया जी। जी, दो तरह का लॉस है इसमें, दो तरह का लॉस है। नॉर्मल लॉस के आगे से दो टाइप्स दिए हैं। कहता है जब आप चिकन को पकाते हैं ना तो चिकन में से जो पानी होता है वो खुश्क होकर उसका वेट गिर जाता है, वेट कम हो जाता है, एक वो लॉस है। समझ आ रही है? अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर हर चीज में पानी रखा हुआ है। कई दफा आपने वालदा की जबान से सुना होगा कि 5 किलो सब्जी पकाई या 2 किलो पकाई, छौंक के नहीं जी होगी। एक्चुअली वो क्या होता है, उसमें से पानी और मॉइस्चर खुश्क हो जाता है, पकने से होता है। और क्या है उसमें से गायब कहां से होगा? इसी तरह आप खजूरें लेकर आए फ्रेश, कुछ अरसा रखें 3 माह 6 माह, तो वो खजूरें छुआरे बन जाती हैं, उसमें से मॉइस्चर खुश्क हो जाता है। जब खुश्क होगा पानी, वेट कम होगा, और ये नेचुरल है, होना है, ये आपकी लापरवाही से नहीं होता। तो उसने कहा जी लॉस कितनी तरह का है? दो तरह का है। एक तो कुकिंग की वजह से जब वो गर्म होगा चिकन, उसमें से पानी शानी उड़ेगा तो लॉस हो जाएगा। बाकी 3% नगेट्स रिजेक्ट होंगे। जो हवा में बुखारात बन के उड़ जाएगा ना, उसका मॉइस्चर, वो स्क्रैप नहीं हो सकता। वो स्क्रैप उसने 200 में क्यों तोड़ा? इसमें से एक टाइप का स्क्रैप होगा, दूसरी टाइप का स्क्रैप खपते रहो नहीं मिलेगा। अब कौन सी टाइप का स्क्रैप दिया, नीचे पढ़ो जी। जो 3% वाले लॉस यूनिट्स है ना, वो स्क्रैप होंगे। ऊपर वाले 2% का स्क्रैप नहीं दिया, ना हो सकता है, कभी नहीं दे सकता। पकाने की वजह से जो भी आपका वेट लॉस होगा बेटा, वो स्क्रैप नहीं हो सकता, क्योंकि वो इवेपोरेट हुआ है, मॉइस्चर उसमें से इवेपोरेट हुआ, और इवेपोरेशन से नुकसान जो होता है वो बिकने के काबिल नुकसान नहीं है। नगेट्स जो रिजेक्ट होंगे ना, वो कबाड़िए को बिक जाएंगे, और वो कितने के बिकेंगे? 60 रुपीज पर केजी। आगे पढ़ो बेटे। ये क्या दिया बताओ बेटी, बोलना नहीं बाकियों ने। ये क्या दिया हुआ है? OAR दिया हुआ है जी। इस इदारे में ओवरहेड्स जब भी निकाले जाते हैं, चाहे जनवरी में निकालो, फरवरी में निकालो, मार्च में निकालो, अप्रैल में निकालो, मई में निकालो, जून में निकालो, जुलाई में, पूरे साल के लिए नॉर्मल रेट होता है। कितने % लेना होता है लेबर कॉस्ट का? अब इस पूरे सवाल में अगर ओवरहेड्स तुम्हें ना मिले, अगर ना मिले, तो लेबर कॉस्ट का 120% करने से ओवरहेड्स आ जाएंगे। चले पढ़े, आगे पढ़ो बेटा। अंडरलाइन कर लें जी। वेटेड एवरेज मेथड बता दिया, कंपनी वेटेड एवरेज मेथड यूज करती है। आगे बस यहां तक सारा सवाल जो हमने पढ़ा, कहानियां छोड़ के। काम की बात यह है कि ये इदारा कुकिंग डिपार्टमेंट में नगेट्स को कुक करता है, उससे नॉर्मल लॉस होता है। दो तरह का नॉर्मल लॉस है, मैं अलग-अलग लिख लूंगा, मैं प्रोसेस की क्रेडिट साइड पे दोनों अलग लिखूंगा। एक का स्क्रैप है, दूसरे का स्क्रैप नहीं है। इंस्पेक्शन स्टेज किस पे है? 80% पे है, और उसके अलावा उसने OAR दिया है, बस बाकी कुछ नहीं है। स्टोरी ऐसे कहानी फिट किया है। मेथड कौन सा बता दी है? एवरेज कॉस्टिंग। पढ़े जी अब जरा, इधर क्वांटिटी यूनिट्स में नहीं केजी में दिया जी, पढ़ो। जी 30,000 केजी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, जो पिछले महीने से आया है। इस पे कितना मटेरियल लग चुका है? कन्वर्जन कितनी लग चुकी है? ये परसेंटेजेस के साथ फटाफट लिख लें कि ओपनिंग के साथ जब भी परसेंटेजेस दी होंगी, ये लास्ट मंथ के क्लोजिंग होता है, एक दिन का ही तो फर्क पड़ा है। तो ये कंप्लीशन रेट इस मंथ के नहीं है, ये लास्ट मंथ तक का कंप्लीटेड है। इस महीने तो अभी इन पे काम होना है, जून के महीने। ये कंप्लीशन रेट पता कब तक किए हैं? 31 मई तक आपने इन पे कितना काम किया हुआ था? 100% मटेरियल लग चुका था, और कन्वर्जन कितनी लगी हुई थी? 50%। ओपनिंग वाले यूनिट्स के साथ जब भी कंप्लीशन रेट आएगा, ये लास्ट मंथ तक का होगा। और 30,000 केजी पे मटेरियल कितना लगा हुआ है? ये भी लास्ट मंथ तक का लगा हुआ है। ब्रॉड डाउन कॉस्ट है, ये क्या है हमारी? ब्रॉड डाउन कॉस्ट है। BD लिखने इसके साथ कितनी है जी ब्रॉड डाउन मटेरियल? 62, इसके साथ BD लिखना है लाजमी कॉस्ट के साथ 6260, ताकि आपको याद रहे ये पिछले महीने से आई है, ये इस महीने नहीं लगाई इसके ऊपर। और लेबर कितनी लगी है? तीसरी चीज जो मिसिंग है वो क्या है? निकाल लो FOH जरा। इनसे रिलेटेड अगर FOH निकालूं
तो कितने बनेंगे? तो ओपनिंग WIP की जो लेबर कॉस्ट है 1288 का लेना है, 1288 का 120%, 1545 पॉइंट समथिंग है, तो 46 थाउजेंड्स में कॉमन करेंगे हम, पूरी रकमें नहीं लिखेंगे। 1546 जी। आगे पढ़ो बेटे। कॉस्ट फॉर द मंथ का मतलब जिसको मैं बोलता हूं इनपुट ऑफ करंट मंथ, इनपुट ऑफ करंट मंथ में आपने कितने केजी की प्रोडक्शन स्टार्ट की है, ये प्रोसेस की डेबिट साइड पे छापेंगे। मटेरियल कितना लगाया करंट मंथ में? 50,000। लेबर एफओएच निकालो करंट मंथ के, एफओएच 120% लेना है, 24,000। उसके बाद क्या दिया है? वेट आफ्टर कुकिंग। असल में कुकिंग के दरमियान कुछ जाया हुआ, जाया होने के बाद उसने वेट बताया हुआ है कि कुकिंग के बाद तुम्हारा कितना वेट होगा। मुझे इस वेट की जरूरत नहीं, मुझे तो यह है कि अगले डिपार्टमेंट को कितने बना के दिया है, मुझे वो वेट चाहिए। ये ऐसे तंग करने के लिए दिया हुआ है, छोड़ो इसको। आप आओ, हमने अगले डिपार्टमेंट को कितने केजी बना के दिए हैं, बस हमारे लिए ये रेलेवेंट है, ये एक्चुअल आउटपुट है। बच्चे समझते हैं वो जो असल में कुकिंग के बाद आपका कोई थोड़ा बहुत वो वेट लॉस हुआ है ना, उसके बाद बता दिया, हालांकि बाद में कुछ नगेट्स रिजेक्ट भी होने हैं। तो आपको एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर लेनी होती है, वो दंग करने के लिए दिया हुआ है वेट। बच्चे खपते रहे ये क्यों दिया हुआ है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कई दफा कंफ्यूज करने के लिए देता ही वो है। कितने केजी ट्रांसफर कर रहे हैं जी, ये एक्चुअल आउटपुट है, इसको एवरेज कॉस्ट पे लेंगे जी। बेटा आगे पढ़ें। हाँ जी, 100% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल। और ये जो क्लोजिंग की परसेंटेजेस होती हैं बेटा, ये पिछले महीने की नहीं होती, ये करंट मंथ तक की कंप्लीटेड है। इनको बाकी अगले महीने करेंगे। मतलब ये जो 30 जून वाले दिन है, 1 जुलाई वाले दिन ये ओपनिंग होगा। लेकिन अभी हमें जो क्लोजिंग की बात याद रखना, क्लोजिंग की परसेंटेजेस करंट मंथ की होती हैं, ओपनिंग की जो दी होती हैं वो लास्ट मंथ तक की होती हैं। आपसे क्या प्रोसेस अकाउंट बनाने, जल्दी से डाटा छापो। हाँ जी, तो प्रोसेस अकाउंट का डाटा पहले डेबिट साइड कॉपी करनी होती है, मैं बताता जा रहा हूं, आप लिखते जाए। बनाएं जी, जल्दी करो, जल्दी, टाइम कम है, शाबाश। क्वेश्चन सॉल्व करना है हमने। हम अपनी अप्रोच वही रखेंगे जो पहले थी, को खास चेंज ज्यादा नहीं आना। तो सबसे पहले लिखें आप प्रोसेस अकाउंट, नाम नंबर कोई नहीं दिया हुआ, लेकिन साथ लिख लें कुकिंग डिपार्टमेंट। कुकिंग डिपार्टमेंट का प्रोसेस अकाउंट है और किस महीने का? फॉर द मंथ ऑफ जून 2014 शायद, या जो भी है। तो डेबिट साइड पे 2 कॉलम बनेंगे, डेबिट साइड पे 2 कॉलम बनेंगे, केजीस और रुपीज इन 1000। क्रेडिट साइड पे भी 2 कॉलम बनेंगे, केजीस और रुपीज इन 1000 कॉमन। जो क्लोजिंग WIP होता है वो अगले महीने का ओपनिंग WIP बन जाता है। जो क्लोजिंग होता है वो ओपनिंग बन जाता है। तो अब आप सबसे पहले प्रोसेस की डेबिट साइड पे लिखें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ब्रॉट डाउन। मैं वैसे इसका ब्रेकअप लिखता हूं जानबूझ के, बाकी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इसको लिख के अंडरलाइन करें, तो इसके नीचे लिखें मटेरियल और कन्वर्जन। ओपनिंग की कॉस्ट मटेरियल की कितनी दी हुई थी, कॉस्ट बताओ? 62, जो पिछले महीने से आई है, 6260। कन्वर्जन तो नहीं थी, लेकिन लेबर थी कितनी? 1288, और इसका ही 120%। जो भी आता है बस मुझे ये बताओ, ये टोटल क्या आता है? 2834। बॉक्स बना के इसको प्लस कर ले। अगर आप ये ब्रेकअप नहीं लिखते, डायरेक्ट जमा करके लिख देते हैं, इकट्ठा नंबर नहीं कट रहे हैं। मैं इसलिए अलहदा लिख रहा हूं, वो मैंने ना कॉस्ट पर यूनिट में इस्तेमाल करना है, तो आपको आसान हो जाएगा समझना। ये ऐसे देना जरूरी नहीं, आप कैसा इकट्ठा करके लिख दें, कोई मसला नहीं। केजी कितने थे वो उस मटेरियल के सामने लिखने होते हैं। 30
1000 kg। अगर कोई बच्चा कहता है सर हमने 30,000 लिखा और इसका टोटल लिख दिया, इक्वली वैलिड है सोल्यूशन, ये ब्रेकअप देना जरूरी नहीं है। अच्छा ये क्या आता है वैसे टोटल 9094। इसके बाद आएगी इनपुट ऑफ करंट मंथ। हमारे पहली कैटेगरी इसके सवाल यहां से शुरू होते थे, इनपुट ऑफ करंट मंथ। करंट मंथ में आपने कितनी प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, मटेरियल लेबर ये वो, इनपुट ऑफ करंट मंथ। हाँ जी मटेरियल कितना लगाया है, 4 लाख मेरा ख्याल है 20,000 kg, और उस पर मटीरियल जो लगा है 50,000 रुपए का। कन्वर्जन कॉस्ट करंट मंथ में क्या लगाई है, डेबिट साइड का जो डाटा कॉपी करना होता है, मेरा ख्याल है 20,000 की लेबर थी और उसके ऊपर 120% एफओएच, क्या आता है 44,000। इसको भी जरा बॉक्स में प्लस कर लें, 94,000 आ जाए जी। ओपनिंग में 30,000 थे, ये 420 हो गए, जमा करके टोटल बिजनेस के इनपुट हो गई 4,50,000 kg। ये कॉस्ट जमा करके यहां टोटल लिखें। अभी नीचे मैं डबल लाइन नहीं लगा सकता क्योंकि अब नॉर्मल गेन भी आ सकता है, पता कोई नहीं। तो ये 30,000, ये 420, जमा करके टोटल 450 kg। ये जो आपकी थी 9094 और ये जमा करना था 1094। अच्छा अभी मैं डबल लाइन नहीं लगा सकता क्योंकि अब नॉर्मल गेन भी आता है। पहले ये साइड पहले फिल करेंगे फिर देखेंगे। और अब हमने क्रेडिट साइड में पहले ये केजी शेजी फिल करने होते हैं, पहले केजी फिल करने होते हैं, केजी फिल करने होते हैं। अपना सवाल, ये सवाल डाटा छापना होता है। अगर आप अपनी वही तरतीब रखें जैसे आप पहले करते रहे हैं तो आपसे गलती नहीं होगी। अच्छा जी, इसके बाद हमने सबसे पहले यहां पे क्या लिखना होता है, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस, और वो किस पे लिखना होता है, स्क्रैप। मसला यह है कि नॉर्मल लॉस दो तरह का है, एक है ड्यू टू वेट लॉस, ड्यू टू, मैं तो उसको ड्यू टू इवेपोरेशन कह दूं, या 2% का वेट लॉस, और इसका स्क्रैप नहीं दिया हुआ। और बाकी 3% जो है, ये बुलेट लगाया है, बाकी 3% है रिजेक्शन का लॉस, इसका दिया हुआ है स्क्रैप, क्या नाम है, 60 रुपए पर केजी। लेकिन ये नहीं है अभी मेरे पास, अब ये तो निकालना पड़ेगा, और निकालना भी इनपुट पे नहीं। अगर कोई बच्चा 420 पे निकाल देगा गलत है। आपको इंस्पेक्टेड क्वांटिटी ये वो वर्किंग करनी है, अभी छोड़ दो जरा, पहले बाकी डाटा फिल कर लो, निकालते हैं वो, कोई नहीं, आते हैं वर्किंग पे नीचे। एक्चुअल आउटपुट कितनी है, पहले जो केजी सीधे सीधे हैं वो तो कॉपी करो, एक्चुअल आउटपुट लेनी है जितने भी ट्रांसफर टू, जो अगला डिपार्टमेंट है क्या नाम है उसका, ट्रांसफर टू फिनिशिंग डिपार्टमेंट, 3,60,000। और इसको एवरेज कॉस्ट पे वैल्यू करना है। मैं इसके साथ आगे कॉस्ट भी लिख देता हूं कि इसने एवरेज कॉस्ट पर यूनिट पे आना है, इन्होंने तो स्क्रैप पे आना है, बाकी इसने एवरेज कॉस्ट पे आना है। ये रकम नहीं है अभी हमारे पास, आपने क्वेश्चन मार्क नहीं बनाना, आपने तो ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद अब नॉर्मल लॉस आना है या गेन आना है मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे नीचे जो आइटम आती है इसमें वो आती है क्लोजिंग WIP, बिल्कुल पहले की तरह कैरेट डाउन, या ना भी लिखो, ये भी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से आएगी। कितना है, 1000 kg, यहाँ पूरे लिखने होते हैं। अब मुझे नहीं पता अभी भी स्टिल के अब नॉर्मल लॉस है या अब नॉर्मल गेन है। जब तक मैं ये नहीं निकालूंगा ना केजी, मेरे केजी टैली नहीं होंगे तो मैं आगे नहीं जा सकता। लिखें जी वर्किंग मंथ, नॉर्मल लॉस अकॉर्डिंग टू इंस्पेक्टेड क्वांटिटी। नॉर्मल लॉस निकालें जी, खुद निकालना है, मैंने नहीं निकालना। इंस्पेक्टेड क्वांटिटी खुद निकालो भाई, मैंने लास्ट टाइम ये रूल बता दिया था। इंस्पेक्टेड क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, 80% की है आपकी इंस्पेक्शन स्टेज, और अगर आप इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकाल चुके हैं फिर EPU CPU बनाइएगा। तो नॉर्मल लॉस निकालने के लिए पहले इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी।
नॉर्मल लॉस के लिए तो पहला स्टेप इंस्पेक्टेड क्वांटिटी, इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। मैंने कहा था इंस्पेक्शन स्टेज 80% है, मैंने कहा था ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आपने तब लेना है जब 80% से कम परसेंटेज हो कोई एक भी, तो 80% से कम हो तो ओपनिंग की मटेरियल 100% था, कन्वर्जन 50 थी, तो इसका मतलब है ये चीज इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो ये वाले यूनिट पिछले महीने चेक नहीं हुए थे, अब चेक होंगे 30,000 kg। ये वाली चीज कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर ये दोनों 80 से आगे होती फिर मैंने 0 लेना था, पिछले महीने चेक हो जाते। प्लस इनपुट ऑफ करंट मंथ, कुछ ना कहे तो हम एज्यूम करेंगे बिफोर इंस्पेक्शन ऐड हुआ हुआ है 420 और माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग भी माइनस करने की कंडीशन है। क्या कंडीशन है? 80% से कोई भी फैक्टर कम हो तो माइनस करना है, कोई भी फैक्टर 80 से कम हुआ है, ये कितने परसेंट है कंप्लीशन, इसका मतलब है ये चीज आपको मजबूर कर रही है कि ये इस महीने चेक नहीं होंगी क्योंकि 80 से कम ये वाली चीज है, तो ये अगले महीने चेक होना है। इसने 3,85,000 kg इंस्पेक्टेड है, माइनस करने का मतलब है ये इस महीने चेक नहीं होने, अगले महीने चेक होंगे, तो ये इंस्पेक्टेड केजीज आ जाएंगे। इसका 2% निकाल लो, नॉर्मल लॉस 1 है, और एक 3% निकाल लो, कितना है 7,700 kg और 11,550। इसका स्क्रैप 60 रुपए के हिसाब से आना है 693, मैं 1000 कॉमन लेके चल रहा हूं बेटे, 693। तो ये नॉर्मल लॉस आ गया दोनों तरह का, और ये 693 का स्क्रैप है, ये जो भी है, तो टोटल नॉर्मल लॉस आता है 5, 7, 5, 12, मेरा ख्याल है 19,250 kg ना, भी जमा करो कोई मसला नहीं। तो अब मुझे बताओ क्या आता है, एबनॉर्मल लॉस आता है कि गेन? एबनॉर्मल लॉस आता है 3750 kg का। हाँ जी, तो एबनॉर्मल लॉस आ रहा है, तो अब मैं इसको डबल लाइन लगा के 4,50,000 kg 103094 जी। क्या चीज है बताते हैं अभी, हौसला। यहां तक पहले कॉपी करें या देखें, आ चुके हैं। ईपीयू हमेशा क्रेडिट साइड देख के बनाते हैं, ये कॉस्ट अलहदा नहीं रखनी, ब्रॉड डाउन मैंने कहा था मर्ज करनी है, तो प्रोसेस 1 में 2 कॉलम ही बनेंगे पहले की तरह, मटेरियल और कन्वर्जन। ईपीयू में 2 कॉलम बनेंगे, ये मैं मिटा रहा हूं, ये आपको आपने लिख लिया होना चाहिए था, मैंने तो बस जरा टैली किया है। हाँ जी, ईपीयू में 2 कॉलम बनते हैं, तो वर्किंग नंबर 2, वर्किंग 2 इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकालें, ईपीयू निकालें बिल्कुल पहले की तरह। मेरी आदत है प्रोसेस की क्रेडिट साइड देख के ईपीयू बनाते हैं, और प्रोसेस 1 जब होता है तो 2 कॉलम होते हैं, एक मटेरियल के लिए ईपीयू होता है, ईपीयू फॉर मटेरियल, और एक ईपीयू होता है फॉर कन्वर्जन जी। तो क्रेडिट साइड से नॉर्मल लॉस कभी नहीं उठाना, क्रेडिट साइड से कभी भी नॉर्मल लॉस नहीं उठाना, क्योंकि मैंने कहा था नॉर्मल लॉस इनपुट के साथ अटैच होता है। नॉर्मल लॉस छोड़ के उठाएं जी। सबसे पहले लिखें एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट लिखें 3,62,000 kg पे मटेरियल पूरा लग चुका है, कन्वर्जन भी पूरी लग चुकी है। क्लोजिंग लिखें जी, क्लोजिंग पहले
हाँ जी, क्लोजिंग WIP वाले यूनिट्स का कंप्लीटेड पोर्शन लिखना है जी। मटेरियल कितना लगा है क्लोजिंग वालों पे? डेबिट साइड देख के नहीं बनता ईपीयू, इसीलिए ये टेंशन में ना लें। क्रेडिट साइड देख के ईपीयू बनता है। तो क्रेडिट साइड पे ये आ चुके हैं, इसके अंदर कहां आए हैं किसके अंदर मुझे नहीं पता, लेकिन ये नहीं लेना होता। ये 362 लिख दिया ईपीयू में, अब ये लिख रहा हूं 65,000, वो लिखता हूं। तो क्लोजिंग WIP पे मटेरियल 100% लगा है, कन्वर्जन कितनी है 65%, बताना जरा। 4 ये तो पूरा आएगा 64,22250। अच्छा जी, एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स जो हैं, एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट, अगर आप पूरे सवाल का जायजा लें तो जगह जगह मटेरियल 100% दिया हुआ है। वैसे भी चिकन नगेट्स बनाने, चिकन होगा तो बनेंगे ना, चिकन नगेट्स चिकन के बगैर तो नहीं बनने। तो बेटा इस पूरे सवाल में ये अजम्पशन चल रही है मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। ये कहां से चल रही है? हर चीज की तो 100% दिया है। ओपनिंग के साथ भी देखो तो 100 लिखा हुआ है, क्लोजिंग के साथ भी देखो तो 100, और प्रोडक्ट की नेचर भी ऐसी है। चिकन नगेट्स के लिए चिकन का होना जरूरी है, इसीलिए मैं ज्यूम करूंगा कि एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स पे भी मटेरियल 100% लग चुका है। 37 और कन्वर्जन इस पे इंस्पेक्शन स्टेज से आगे नहीं लगती, ये पॉइंट है। एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट इंस्पेक्शन से आगे बनने ही नहीं, तो उन पे कन्वर्जन इंस्पेक्शन से आगे नहीं लग सकती। तो इंस्पेक्शन 80% पे हुई है, तो ये 80% तक कंप्लीट काउंट करने हैं। जो बच्चा ये भी पूरे ले लेगा गलत है बेटा। इंस्पेक्शन का मकसद ये होता है, खराब है चीज तो उसको रोक दो, उस पर काम ना करो। और एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट इंस्पेक्शन स्टेज से आगे नहीं बनते, तो जरा निकालना 3000 kg। मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता ये फिक्रा याद कर लेता हूं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू इट्स कंप्लीशन स्टेज, एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स अकॉर्डिंग टू इंस्पेक्शन स्टेज। ये कहां से आया 80%? ये इंस्पेक्शन स्टेज से आगे नहीं बनते। ये क्यों पूरा लिया है? इसके पूरा लेने की वजह पूरे सवाल में एक अजम्पशन चल रही है मटेरियल, नहीं तो मैंने ये भी 80% ही लेना था। पूरे सवाल में ये अजम्पशन चल रही है मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग। यहां मैंने 80 क्यों नहीं लिया भाई? इसका तो अपना कंप्लीशन रेट है, इसका ताल्लुक इंस्पेक्शन स्टेज से है, इसका नहीं। ठीक है, अगर उसने कहा होता इंस्पेक्शन 50% पे हुई है मिसाल के तौर पे, तो ये पूरा 100% लेता। ये मैंने 50% तक मुकम्मल करके कबाड़िए को दे देने थे, बाकी आगे रिमेनिंग 50% मुकम्मल करके नुकसान कौन कबाड़िए को बेचता है? अधूरी चीज ही कबाड़ी से कहते ले जा भाई, जिन्हें पक्के ने आई चौके ले जा नगेट्स बेची जा जाके। समझ आ रही है? तो ये बेटा 80% कंप्लीट होने का मतलब जिस पॉइंट पर आपने पकड़ा कि ये खराब है, आपने कहा यार इसको साइड पे कर दो, इस पे और काम नहीं करना। खराब चीज के ऊपर दोबारा काम करके मेहनत जाया नहीं करनी। बच्चे, कई बच्चे डायरेक्ट यहां पे भी 37-50 लेते हैं, यहां पे भी 37। वो बच्चे समझ रहे हैं पूरा नगेट्स बनने के बाद, सारा कुकिंग का प्रोसेस होने के बाद जाया हुआ है, तो बीच में इंस्पेक्शन स्टेज कहां गई? तरतीब क्या है? चीजें बनती हैं, जिस पॉइंट पे चेकिंग होती है सही चीजें कैरी ऑन हो जाती हैं, खराब चीजें साइड पे कर ली जाती हैं। तो ये खराब थे 37-50, ये पूरा मजबूरी है क्योंकि चिकन तो पूरा ही जाया होगा जो खराब हुए नगेट्स। हाँ, लेबर एफओएच आपकी कितनी जाया होगी उन पे? 80%, रिमेनिंग 20% लेबर एफओएच नहीं लगेगी। मेरी बात समझ आ रही है? चलो टोटल करो जरा ईपीयू। 43,0 kgs, 72। अच्छा, यहां पे ये बात नई आई है, ये बात नई नहीं, वैसे ये कल अगर मैं सवाल कराता ना, जब मैंने इंस्पेक्शन स्टेज कराई थी, तो ये वाली बात बार बार आएगी। अगर सवाल में इंस्पेक्शन स्टेज ना हो, फिर हम अज्यूम करते हैं कि लॉस एंड पे हो रहा है, फिर ये भी पूरा लेते हैं, ये भी पूरा।
जब इंस्पेक्शन स्टेज आएगी तो इसको इंस्पेक्शन स्टेज के मुताबिक लेना है। इंस्पेक्शन स्टेज से आगे कन्वर्जन नहीं लगती। कन्वर्जन में एजम्पशन होती है थोड़ी थोड़ी इवनली लग रही होती है, थोड़ी थोड़ी। हाँ जी, कॉस्ट पर यूनिट क्या आती है, यहां बस चेंज आने लगा है, बाकी सोल्यूशन छापा है। एवरेज कॉस्ट पर केजी कैसे आएगी जी, एवरेज कॉस्ट कैसे आएगी? देखिए मैंने क्या कहा था, ब्रॉड डाउन कॉस्ट कितनी है मटेरियल की, मटेरियल की ब्रॉड डाउन, ये करंट कॉस्ट कितनी है, ये दोनों को अलहदा लेके चलना है या मर्जिंग करनी है, तो एवरेज मेथड है इन दोनों को मर्ज करना है। 6260 प्लस ये, और अगर माइनस कुछ नॉर्मल लॉस का स्क्रैप स्क्रूप हुआ तो है वैसे स्क्रैप, तो इसका मतलब है यहां पे क्या होगा, हमारी ये मटेरियल की कॉस्ट कैसे आएगी, 626000 प्लस, यहां ना रब कॉमन ले लीजिएगा क्योंकि फिर वो नीचे वाली फिगर पूरी है, ये पूरे 1000 लिखूंगा मैं। 626000 ब्रॉड डाउन कॉस्ट। करंट कॉस्ट कितनी है, करंट 50 मिलियन। स्क्रैप कितना है 6,93,000 डिवाइडेड बाय मटेरियल का ईपीयू, ये मटेरियल की एवरेज कॉस्ट आ जाएगी 120 एग्जैक्ट, बस ठीक है 129 ही लिख लें पर केजी। अगर किसी ने राउंडेड ले लिया ना ऊपर 6260 और 50,000, उसका आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग, गलत वो भी नहीं होता लेकिन वो ऑर्डर लगता है अजीब सा पॉइंट्स में। 50,000 तो इसको भी राउंड करके लेना, नीचे वाले को 50 मिलियन लिखा है जी। और चेक करो कन्वर्जन कॉस्ट कैसे आएगी, पहले ये नहीं होता था ऊपर, पहले आप सिर्फ यही लेते थे, अब आपने ये ब्रॉड डाउन कॉस्ट प्लस करंट कॉस्ट और माइनस स्क्रैप, मटेरियल में से करते हैं स्क्रैप, लेबर में से नहीं। अब ये कन्वर्जन निकालो, ब्रॉड डाउन कॉस्ट 2834, मैं यहां लिखने लगा हूं कन्वर्जन का 2834,000 प्लस 44 मिलियन नीचे ईपीयू। अब आगे आप खुद सारा खुद ही करेंगे, वो पुराने अब तरीके से ही चलना है, करो खुद। क्रेडिट साइड खुद फिल करो, शाबाश, मैं नहीं करूंगा, मैंने बस ये करना। ये एवरेज हुआ है, यूनिट्स खुद ही एवरेज हो गए थे, आपने कॉस्ट को मर्जिंग करनी है, मर्ज। चलो मैंने यहीं पे छोड़ देना है, पता नहीं ये कितना आता है बताओ, 11 पॉइंट्स में नहीं आ रहा, बस ठीक है 115 वो कहते हैं आ रहा है पर केजी। और ये ओवरऑल क्या आएगा फिर 244, बाकी पहले की तरह ही होना है। एलिमेंट वाइज निकालो ये सारों की कॉस्ट, ये जिनमें मैंने क्वेश्चन मार्क लगाए हुए हैं वो अब आपने खुद करना है। और जो ये सवाल कर लेता है वो तसल्ली से एक दफा देखे हो क्या रहे, फिर क्वेश्चन 12 करके जाना है, भी आपने अभी करके जाना है क्वेश्चन 12। 15 मिनट का टाइम है आपके पास, ये लिख लो, ये साइड फिल खुद करो, 15 मिनट का टाइम है। ये मेरे पास आ रहा है 88,328, ये आ रहा है, मैं नहीं बता रहा कैसे आ रहा है, ये आपने खुद देखना है। एबनॉर्मल लॉस जो मेरे पास आ रहा है 8 to 9 बस तकरीबन, हाँ जी। मेरे पास ये फिगर्स आ रही हैं, मैं नहीं बता रहा कैसे आ रही हैं, आपने खुद चेक करना है। 13244 आ रही है मेरे पास, ये 3 मैंने डायरेक्ट लिख दी हैं कैलकुलेटर पे निकाल के, आप खुद प्रूव करेंगे ये कैसे आ रही हैं। और अभी सवाल नंबर 12 करें।